हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू एन अकेडमी लेट्स क्रैक क्लैट पीजी। मैं हूं आपकी एजुकेटर मंजरी सिंह एंड टुडे आई हैव कम अप विद द रेप केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट के बारे में अपना जजमेंट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टू फिंगर टेस्ट वायलेट्स द राइट ऑफ रेप सर्वाइवर्स टू प्राइवेसी, फिजिकल एंड मेंटल इंटीग्रिटी एंड डिग्निटी एंड ये हेल्ड हुआ था स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय के केस में। हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। बिफोर दैट, आज 6 जुलाई से हमारा अचीवर्स बैच लॉन्च हो रहा है क्लैट पीजी एंड अदर एलएलएम एग्जाम्स के लिए। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एट 6:30 PM। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो विदाउट वेस्टिंग टाइम डू एनरोल नाउ यूजिंग माय रेफरल कोड MSING10। अगर आप ये कोड यूज करोगे तो यू विल गेट एन डिस्काउंट। आपके पास 3 तरह का प्लान है, 18 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 6 मंथ्स। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से प्लान को चूज कर सकते हैं क्लैट पीजी के लिए एंड अदर एलएलएम एग्जाम्स के लिए। अगर आप हमारा क्लैट पीजी प्लस का प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे कि आपको बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। फ्री लाइव क्लासेस होंगी, वो भी डेली। यस, फ्री लाइव क्लासेस डेली अलॉन्ग विद लाइव टेस्ट होंगे, लाइव क्विजेज होंगी एंड ऑल्सो आपको इन क्लास PDF प्रोवाइड किया जाएगा along with daily case analysis। आज मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ डेली केस एनालिसिस, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो नोट्स मैं यूज करती हूँ इसको हम अनअकैडमी पे पोस्ट कर देते हैं। तो अगर आपको वो नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपको ये QR कोड स्कैन करना है और आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा विदाउट एनी चार्ज। प्लस यहाँ पर स्पेशल लाइव फ्री क्लास लेती हूँ मैं। स्पेशल लाइव फ्री क्लास में मैं वेरियस टॉपिक्स जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको मैं डिस्कस करती हूँ, जो रिलेटेड होते हैं समथिंग YT चैनल के टॉपिक से या फिर जो भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मेरी स्पेशल लाइव फ्री क्लास 6:30 PM होती है हर ट्यूसडे और थर्सडे एक्सेप्ट फॉर टुडे। आज ये मेरी क्लास होगी 5 PM पे, ठीक है। आज ये क्लास 5 PM पे होगी, अदरवाइज बाकी दिनों में ये 6:30 PM पे ट्यूसडे और थर्सडे को होती है। इन फ्यूचर इस टॉपिक पे आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ इससे जो रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो मैं जरूर स्पेशल क्लास में लेकर आऊंगी। तो अगर आपको वो देखना है तो बने रहिएगा स्पेशल लाइव क्लास में। टेलीग्राम ग्रुप का ये हमारा QR कोड है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो QR कोड स्कैन करिए और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे रिगार्डिंग LLM एग्जाम्स एंड ऑल्सो रिगार्डिंग द कोर्सेज। तो आज का टॉपिक मैंने जैसा कि कहा कि रेप से रिलेटेड है। तो आखिर मामला क्या था, हुआ क्या था इस केस में। यहाँ पर जो डिसीज विक्टिम है, ठीक है, जब उसका डाइंग डिक्लेरेशन लिया गया तो डाइंग डिक्लेरेशन से जो फैक्ट्स हमको समझ में आते हैं वो एडमिट करे गए। वो एडमिटेड फैक्ट्स क्या थे? एज पर द डाइंग डिक्लेरेशन जो रिस्पोंडेंट था वो विक्टिम के घर में एंटर करता है एंड उसका रेप करता है 7 नवंबर 2004 को। ये था पहला डाइंग डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट कि उसने क्या किया, विक्टिम के घर में वो घुसा एंड उसने उसका रेप किया 7 नवंबर को। उसने उसको डराया, थ्रेटन किया कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा अगर उसने किसी को भी मदद के लिए बुलाया तो। शी क्राइड फॉर हेल्प एनीवे, फिर भी उसने चिल्लाया, उसने मदद के लिए आवाज लगाई, जिससे कि रिस्पोंडेंट ने क्या किया, कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, रिस्पोंडेंट ने कैरोसिन उसके ऊपर डाल दिया एंड उसको आग लगा दी विद अ मैच स्टिक, ठीक है। नाउ अब उसका रोना, उसकी आवाज सुन के उसकी मदर, उसके ग्रैंडफादर एंड जो आसपास के लोग थे विलेज के, वो आते हैं सीन पर, लीडिंग द रिस्पोंडेंट टू फ्ली एंड रिस्पोंडेंट तब तक भाग चुका था। उन्होंने आग बुझाई एंड उसको सदर हॉस्पिटल लेके गए जहां पर उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। अब होता क्या है, एज एग्जामिनेशन परफॉर्म किया जाता है तो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन 2 फिंगर टेस्ट कंडक्ट किया गया पॉसिबिलिटी ऑफ रेप देखने के लिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत पहले से चला आ रहा है कि अगर रेप केस होता है तो रेप केस में मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान 2 फिंगर टेस्ट किया जाता है ये जानने के लिए कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है। नाउ इट वाज डिस्कवर्ड कि 2 फिंगर्स वर इजीली एडमिटेड, ठीक है, क्योंकि वो इजीली एडमिट हो रही थी तो एक तरह से प्रिज्यूम किया गया कि यस इट कैन बी अ रेप केस। नाउ मीनवाइल पुलिस ने स्टेटमेंट उसका रिकॉर्ड किया विक्टिम का, एज हर हेल्थ वाज रैपिडली डिटीरियोरेटिंग, उसकी कंडीशन बहुत खराब हो रही थी तो इसके चलते पुलिस ने उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया एंड चार्जशीट फ्रेम करी पुलिस ऑफिसर ने अंडर सेक्शन 307 दैट इज अटेम्प्ट टू मर्डर, 341 रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट क्योंकि घर में घुस गया था, 376 आपका रेप का पनिशमेंट है, ठीक है,
448 आपका क्रिमिनल ट्रेसपास की बात करता है ऑफ द आईपीसी वाज फाइल्ड अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट। ये चार्ज शीट में लगाए गए थे, मैं ये नहीं कह रही हूँ दीज वर द फाइनल चार्जेस जो रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट लगे थे। ये पुलिस ऑफिसर ने चार्ज शीट में इतने सेक्शंस को पुट अप किया। नाउ विक्टिम पास्ड अवे, उसकी डेथ हो जाती है 14 दिसंबर को 2004 को, जिसके बाद एक और चार्जशीट फाइल होती है अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट 302। पहले अटेम्प्ट टू मर्डर लगाया, बट क्योंकि उसकी डेथ हो गई विक्टिम की, सो उसकी डेथ के बाद चार्जशीट में एक और सेक्शन बढ़ा दिया गया, दैट वाज 302 ऑफ आईपीसी मर्डर का। नाउ रिस्पोंडेंट वाज कन्विक्टेड, ठीक है। अब यहाँ से केस स्टार्ट होता है कि सेशन कोर्ट के पास ये केस गया, तो सेशन कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया रिस्पोंडेंट को फॉर द मेंशन्ड ऑफेंसेस। जो भी ऑफेंसेस चार्जशीट में मेंशन करे गए थे उसके लिए सेशन कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया एंड रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया, कठोर दंड दिया फॉर लाइफ अंडर 302 आईपीसी। एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट होता है, एक रिगरस होता है, तो कोर्ट ने रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया एंड ऑल्सो 302 के लिए रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया एंड 376 के चलते रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स दिया, जहां पे दोनों सेंटेंसेस कंकरेंटली चल रहे थे। नाउ द एक्यूज्ड अपील टू द हाई कोर्ट। अब क्योंकि सेशन कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया तो एक्यूज जाता है हाई कोर्ट में अपील फाइल करने, which overturned the session court decision. Now this was something new. सेशन कोर्ट का डिसीजन हाई कोर्ट ने पलट दिया। क्यों पलटा भाई? उन्होंने कहा कि जो स्टेटमेंट है डिसीज का, हम इसको डाइंग डिक्लेरेशन नहीं मान सकते अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। कोर्ट का कहना था ये डाइंग डिक्लेरेशन है ही नहीं, एंड दैट द मेडिकल टीम कुड नॉट डेफिनेटली रिपोर्ट एनी साइन ऑफ रेप। उनके हिसाब से मेडिकल टीम ने कोई भी साइन ऑफ रेप नहीं रिपोर्ट किया है। उनके अकॉर्डिंग रिपोर्ट जो दी गई है उसमें साइन ऑफ रेप नहीं दिख रहा है। नाउ हेंस एपेलेंट ने अपील किया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया सेशन कोर्ट का डिसीजन। तो अब फिर ऑब्वियस सी बात है कि जो अब दूसरी पार्टी थी, जो विक्टिम वाली साइड की थी, जो रेप विक्टिम थी, उसकी जो वाली पार्टी की जो साइड थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी अंडर आर्टिकल 136 एसएलपी के चलते स्पेशल लीव टू पिटीशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू चैलेंज द हाई कोर्ट ऑर्डर। अब हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन से इश्यूज रेज होते हैं? तो दो इश्यूज रेज करे गए। पहला, whether the statement of the deceased is relevant under section 32 clause 1 of Indian Evidence Act। जो स्टेटमेंट है डिसीज का, क्या ये 32 क्लॉज 1 में रेलेवेंट है? पहला क्वेश्चन ये उठा। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट ने इसी ग्राउंड पे डिनाई कर दिया सेशन कोर्ट का डिसीजन, ये कहते हुए कि जो स्टेटमेंट है डिसीज का वो 32 क्लॉज 1 में नहीं आता है। तो पहला प्रश्न ये उठा। नाउ सेकंड वाज कि whether the prosecution has proved the charges against the respondent beyond reasonable doubt। आपको मालूम है क्रिमिनल लॉ का सिद्धांत हमारे यहाँ क्या कहता है कि कोई भी जो चार्ज है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव होना जरूरी है, किसी भी इनोसेंट को सजा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर बात हुई कि क्या प्रोसिक्यूशन ने प्रूव कर दिए थे चार्जेस अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अब एपेलेंट के साइड से क्या आर्गुमेंट आता है, यानी कि रेप विक्टिम के साइड का क्या था। इट वॉज सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द एपेलेंट की जो हाई कोर्ट थी झारखंड की, इन्होंने अप्रिशिएट ही नहीं किया एविडेंस को सही तरीके से। इन्होंने जो एविडेंस लिया उसमें कुछ गड़बड़ी करी, इन्होंने मिस इंटरप्रेट कर दिया। एंड व्हाट वाज दैट? ये कहा गया कि जो डॉक्टर आर के पांडे थे, मेडिकल ऑफिसर जो थे, ही वॉज अटेंडिंग टू अ पेशेंट ऑन द टेबल एडजेसेंट टू द डिसीज। ठीक है, जो डिसीज थी हमारी, जो रेप विक्टिम थी, उसके जस्ट बगल का पेशेंट को वो अटेंड कर रहे थे। ये क्लियरली कहा एपेलेंट के साइड ने। एंड नॉट टू अ पेशेंट इन द रूम एडजेसेंट टू द वन इन विच डिसीज वाज प्रेजेंट, ना कि उसके बगल वाले कमरे को। मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि जहां पर डिसीज लेटी हुई थी उसके जस्ट बगल वाले को डॉक्टर आर के पांडे अटेंड कर रहे थे। हाई कोर्ट ने क्या इंटरप्रेट किया कि उसके बगल वाले कमरे में कोई और पेशेंट था, उसको डॉक्टर आर के पांडे अटेंड कर रहे थे, जिसको कि हाई कोर्ट ने मिसअंडरस्टूड कर लिया। एंड पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन जो डिसीज का था वो 24 आवर्स, इट वाज कंडक्टेड विद इन 12 आवर्स ऑफ द टाइम ऑफ द डेथ, एंड रिपोर्ट कंक्लूडेड दैट कॉज ऑफ डेथ वाज सेप्टिकीमिया ड्यू टू द बर्न इंजरी सस्टेन बाय हर। एक तो पॉइंट उन्होंने ये कहा कि आर के पांडे के जो स्टेटमेंट था उसी को गलत समझ लिया है हाई कोर्ट ने। एंड दूसरी बात ये है कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन जो डिसीज का हुआ था वो उसकी मरने के 12 घंटे के अंदर हुआ था। एंड रिपोर्ट का कंक्लूजन ये था कि उसके जो मरने का कारण है, जो कॉज ऑफ डेथ है, वो सेप्टिशीमिया है। सेप्टिशीमिया क्या होता है? जो बर्न इंजरीज की वजह से होता है, जो बॉडी इतनी जल जाती है कि इंसान सर्वाइव नहीं कर पाता है और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। इस वजह से उसकी डेथ हुई है। ठीक, नाउ व्हाट वाज द आर्गुमेंट्स फ्रॉम द रिस्पोंडेंट साइड?
रिस्पोंडेंट साइड से ये आर्गुमेंट आया कि जो सबमिशंस अर्ज हो रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ एपेलेंट, इसको रिस्पोंडेंट ने सीधे सीधे खारिज करा। उन्होंने कहा कि ऑल्दो द डाइंग डिक्लेरेशन इंडिकेटेड कि रिस्पोंडेंट हैड रेप्ड द डिसीज, ठीक है, मान लीजिए डाइंग डिक्लेरेशन से ये पता चल रहा है कि रिस्पोंडेंट ने डिसीज का रेप किया है, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट है, मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है नो डेफिनेट ओपिनियन कुड बी गिवन इन दिस रिगार्ड। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के हिसाब से इस पर कोई भी एक डेफिनेट ओपिनियन नहीं है जिससे क्लियरली कट ये पता चले कि रेप हुआ था। एंड देयर वाज नो एविडेंस अदर देन द डाइंग डिक्लेरेशन, और डाइंग डिक्लेरेशन के अलावा कोई और एविडेंस दिख ही नहीं रहा है टू शो कि रिस्पोंडेंट ने डिसीज का रेप किया था, एंड दैट द विक्टिम डाइड अराउंड अ मंथ आफ्टर द अकरेंस ऑफ द इंसिडेंट कंप्लेन्ड ऑफ। ठीक है, यहाँ पर डाइंग डिक्लेरेशन के अलावा कोई और एविडेंस दिख नहीं रहा है, ये शो करने के लिए कि रिस्पोंडेंट ने डिसीज का रेप किया था, एंड जो विक्टिम है वो लगभग महीने भर के बाद उसकी डेथ हुई है जब ये इंसिडेंस हुआ। इसीलिए जो स्टेटमेंट डिसीज ने दिया है आईओ को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, ये डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है, रिस्पोंडेंट साइड का कहना ये था। अब इस पे जजमेंट क्या आया? With respect to the first issue at hand as to whether the statement made by the deceased was constitute a dying declaration within the meaning of Section 32 Clause 1 of Indian Evidence Act or not, पहला क्वेश्चन ये था कि जो स्टेटमेंट डिसीज ने दिया है क्या ये डाइंग डिक्लेरेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा डेफिनेटली जो स्टेटमेंट डिसीज का है दैट इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। एंड उन्होंने ये भी कहा कि जो हाई कोर्ट ऑफ झारखंड थी दे हैव मिसइंटरप्रेटेड द फैक्ट एंड हैड डिसाइडेड द इशू इनकरेक्टली। क्लियरली कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मेंशन कर दिया कि definitely that statement is relevant under section 32 clause 1 is a dying declaration, and second thing the high court of Jharkhand has misinterpreted the issue। ठीक, मूविंग फर्दर, कोर्ट ने यहाँ पे कुछ केस लॉज को रेफर करते हुए अपने ऑब्जर्वेशन को क्लियर किया। पहले उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया 1964 का मोती सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिलायंस है आपका हाई कोर्ट ऑफ झारखंड का इस डिसीजन पे, इस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए कि जो विक्टिम का स्टेटमेंट है इट इज इनएडमिसिबल एज अ डाइंग डिक्लेरेशन इन द प्रेजेंट केस, इट वाज मिसप्लेस्ड। ये मिसप्लेस है, क्यों? क्योंकि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस बहुत डिफरेंट है। ठीक है, मोती सिंह के केस को रेफर करते हुए कहा कि वहां पर पोस्टमार्टम हो ही नहीं पाया था, वहां पे पोस्टमार्टम से पहले ही बॉडी को क्रिमेट कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये क्लियर करती है कि उसकी डेथ जो हुई है वो बर्न इंजरीज की वजह से हुई है। सो अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट प्रेजेंट केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट एस्टैब्लिश कर रही है कि विक्टिम सेप्टिशीमिया की वजह से उसकी डेथ हुई है, विक्टिम की कॉज्ड बाय हर बर्न इंजरीज। ठीक है, देयरफॉर जो विक्टिम का स्टेटमेंट है इन द प्रेजेंट केस ये इंडीड स्टेटमेंट रेलेवेंट है एज टू द कॉज ऑफ अ डेथ। जब हम बात करते हैं 32 क्लॉज 1 की डाइंग डिक्लेरेशन की, तो हम उसमें कहते हैं कि जो पर्सन ने स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए उसकी डेथ के कॉज से। और यहाँ पे जब विक्टिम ने बोला कि भाई उसने मेरे ऊपर केरोसिन डाल दिया जिसकी वजह से मैं पूरा जल गई और आज मैं हॉस्पिटलाइज हूँ, तो लीडिंग टू दैट उसके बाद उसकी जब डेथ हो रही है तो समवेयर इट इज मेकिंग अ कनेक्शन। तो यही स्टेटमेंट कोर्ट ने क्लियर करने की कोशिश करी है कि जो विक्टिम का स्टेटमेंट यहाँ पे है ये इंडीड रेलेवेंट है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि सेप्टिशीमिया की वजह से उसकी डेथ हुई है, तो कॉज ऑफ डेथ से डायरेक्टली कनेक्टेड है उसका स्टेटमेंट। एंड इन रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस विच इवेंचुअली रिजल्टेड इन हर डेथ, दो तरह की बातें बोली जाती है 32 में, या तो डायरेक्टली कनेक्टेड हो कॉज ऑफ डेथ से या फिर वो स्टेटमेंट हो जो इवेंचुअली रिजल्ट कर रहे हो डेथ में, तो दोनों तरीके से यहाँ पे बात वैलिड होती है। नाउ द सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड कि जो स्टेटमेंट जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन जो सेक्शन 32 के क्लॉज 1 में दे रखा है। क्यों? मैंने जैसा कि अभी आपको बोला, क्योंकि ये रिलेट कर रहा है दोनों से, ये कॉज ऑफ डेथ भी बता रहा है, कॉज ऑफ डेथ इज सेप्टिशीमिया हियर, एज वेल एज सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन बता रहा है जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई, हालात भी बता रहा है, उसकी कंडीशन डिटीरियोरेट होती चली गई जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है, बिकॉज जो स्टेटमेंट है वो क्लियरली डिस्क्राइब कर रहा है कि रिस्पोंडेंट ने उसके ऊपर केरोसिन डाला था एंड आग लगा दी थी, एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कंक्लूड कर रही है कि कॉज ऑफ डेथ वाज सेप्टिशीमिया कॉज्ड बाय द बर्न इंजरीज सस्टेन्ड बाय द डिसीज। इट इज वेरी मच क्लियरली मेंशन्ड। इन एडिशन जो स्टेटमेंट था डिसीज का वो डिस्क्लोज करता है कि रिस्पोंडेंट ने उसको रेप किया बिफोर सेटिंग हर ऑन फायर।
स्टेटमेंट में उसने ये भी कहा है कि आग लगाने से पहले उसने मुझे रेप करने की कोशिश करी, जब मैं चिल्लाने लगी, मैं हेल्प की गुहार लगाने लगी, तब उसने मेरे ऊपर केरोसिन डाला। तो ये स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है, जिसका मतलब इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन व्हिच रिजल्टेड इन हर डेथ। अब ये बता रहा है दूसरी सिचुएशन, पहला कॉज ऑफ डेथ होना चाहिए, वो हो गया सेप्टिसीमिया। दूसरा कहता है कि सर्कमस्टांसेस होने चाहिए व्हिच इवेंचुअली लेड टू डेथ ऑफ द विक्टिम। यहाँ पे सर्कमस्टांसेस क्या हैं? उसका रेप करने की कोशिश करी गई उसको आग लगाने से पहले, एंड देयरफॉर सेटिस्फाई हुआ कंडीशन इन सेक्शन 32 क्लॉज 1, एंड ये अपने आप में एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने इन रीजंस के लिए ये कहा कि जो स्टेटमेंट डिसीज ने दिया है ये डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ एडजुडिकेटिंग दिस अपील। इस अपील को हम एंटरटेन कर रहे हैं, इस अपील को हम एडमिट कर रहे हैं ऑन दैट बेसिस कि हम मानते हैं कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट डिसीज ने दिया है दैट कॉन्स्टिट्यूट अ डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेकेंड इशू, सेकेंड यहाँ पे बात आती है एडमिसिबिलिटी एंड प्रोबेटिव वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, कि अगर हम बात करें कि एडमिसिबल कितना है, प्रोबेटिव वैल्यू उसकी क्या है डाइंग डिक्लेरेशन की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये डाइंग डिक्लेरेशन पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड किया था। ठीक है, जस्ट बिकॉज मैजिस्ट्रेट की बजाय अगर पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड करा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टेटमेंट आपका इनइफेक्टिव हो जाएगा, ये स्टेटमेंट इनएडमिसिबल हो जाएगा, ये मतलब नहीं है। कहीं पर भी ये रूल नहीं लिखा हुआ है कि अगर डाइंग डिक्लेरेशन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करती है तो वो इनएडमिसिबल हो जाएगा। कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस का रेफरेंस कोर्ट लेती है। कोर्ट ने इस जजमेंट पे रिलाई किया जहां पर उन्होंने कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन को कुछ क्राइटेरियाज पर इवैल्यूएट किया जाता है। पहला, it cannot be laid down as an absolute rule of law that a dying declaration cannot form the sole basis of conviction unless it is corroborated। आप एक एब्सोल्यूट रूल ऑफ लॉ लेके मत चलिए, आप ये मान के मत चलिए कि डाइंग डिक्लेरेशन का कोरोबोरेटिव वैल्यू होना जरूरी है। भाई डाइंग डिक्लेरेशन के साथ हो सकता है कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जहां पे कोरोबोरेटिव एविडेंस ना हो, इन दैट केस आपको ये एब्सोल्यूट रूल ऑफ लॉ लेके नहीं चल सकते हो कि डाइंग डिक्लेरेशन सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन नहीं हो सकता। डेफिनेटली हो सकता है, कुछ सर्कमस्टेंसेस में आपको रखना पड़ेगा। सेकेंड, ईच केस मस्ट बी डिटरमाइंड ऑन इट्स ओन फैक्ट। हर केस अलग अलग होता है, अगर एक केस में उसको सोल बेसिस नहीं माना गया तो उसके पीछे अलग रीजन होंगे, अगर एक केस में माना जा रहा है तो उसके पीछे अलग रीजन है। हर एक केस डिटरमाइन होता है अपने खुद के फैक्ट्स पे, कीपिंग इन व्यू द सर्कमस्टेंसेस जिसमें डाइंग डिक्लेरेशन दिया गया है। हर हालात अलग होते हैं जिसमें विक्टिम डाइंग डिक्लेरेशन देता है, जिसमें डिसीज डाइंग डिक्लेरेशन देता है। थर्ड पॉइंट, it cannot be laid down as a general proposition that a dying declaration is a weaker kind of evidence other than the other pieces of evidence। ये बिल्कुल भी आप मत मानिए कि डाइंग डिक्लेरेशन वीकर होता है एज कंपेयर टू अदर पीसेस ऑफ एविडेंस। कहीं कहीं पे ये सॉलिड रोल प्ले करता है जहां पर सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन ही है जिसके बेसिस पर हम केस को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे कि इस केस में हो रहा है, तो आप इसको वीकर नहीं मान सकते हो। फोर्थ, डाइंग डिक्लेरेशन स्टैंड्स ऑन द सेम फुटिंग, एक ही पायदान पे खड़े होते हैं दूसरे पीस ऑफ एविडेंस के मामले में। अगर दूसरे पीस ऑफ एविडेंस से कंपेयर करें तो एक ही पायदान पर खड़े होते हैं, एंड इट हैज टू बी जज इन द लाइट ऑफ सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस विद रेफरेंस टू द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द वेइंग ऑफ द एविडेंस। फिफ्थ पॉइंट, डाइंग डिक्लेरेशन जिसको कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया है प्रॉपर मैनर में, ठीक है, प्रॉपर मैनर में, that is to say in the manner of in the form of question and answer। डाइंग डिक्लेरेशन को अगर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रिकॉर्ड किया गया है, आपने कुछ पूछा डिसीज ने जवाब दिया, आपने कुछ पूछा डिसीज ने जवाब दिया, विक्टिम बोल देंगे डिसीज कैसे जवाब देगी, ठीक है, बट डाइंग डिक्लेरेशन के मामले में हम डिसीज लेके चलते हैं, दैट्स व्हाई बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि डाइंग डिक्लेरेशन अगर एक कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया एक प्रॉपर मैनर में, यानी कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, एंड एज फार एज प्रैक्टिकेबल इन द वर्ड्स ऑफ द मेकर ऑफ द डिक्लेरेशन, ठीक है, जो भी डिक्लेरेशन ले रहा है उसके वर्ड्स के मतलब वो जिस तरीके से फॉर्मेट लेके चलना चाहता था, प्रोसीड करना चाहता था, उस तरीके से अगर किया जा रहा है तो स्टैंड्स ऑन अ मच हायर फुटिंग देन इन दैट केस, ये जो है काफी हायर फुटिंग पे स्टैंड करता है देन अ डाइंग डिक्लेरेशन जो डिपेंड करता है ओरल टेस्टिमनी के ऊपर, ठीक है, जो कहीं ना कहीं ह्यूमन मेमोरी एंड ह्यूमन कैरेक्टर की इन्फॉर्मिटी से सफर कर सकती है, जहां पर कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटी बन सकती है। लास्ट, कोर्ट ने कहा इन ऑर्डर टू टेस्ट द रिलायबिलिटी ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन, कोर्ट को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि सर्कमस्टेंसेस लाइक अपॉर्चुनिटी ऑफ द डाइंग मैन फॉर द ऑब्जर्वेशन, फॉर एग्जांपल वेदर, अब कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, अगर आपको डाइंग डिक्लेरेशन की रिलायबिलिटी टेस्ट करनी है तो कोर्ट को ध्यान रखना पड़ेगा
ऑब्जर्वेशन के लिए मरते हुए आदमी की अपॉर्चुनिटी के बारे में, जैसे क्या सफिशिएंट लाइट थी अगर क्राइम कमिट हुआ था रात में। दूसरा, वेदर द कैपेसिटी ऑफ द मैन टू रिमेंबर द फैक्ट्स स्टेटेड, क्या मैन की कैपेसिटी है उन फैक्ट्स को याद रखने की, हैड नॉट बीन, और उसको इम्पेयर नहीं किया गया है एट द टाइम जब वो स्टेटमेंट दे रही है या दे रहा है, ठीक है, जब मरते टाइम। बाय सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड हिज कंट्रोल, क्या सर्कमस्टेंसेस उसके कंट्रोल से बाहर थे। दैट स्टेटमेंट हैज बीन कंसिस्टेंट थ्रू आउट इफ वी हैड सेवरल अपॉर्चुनिटीज ऑफ मेकिंग अ डाइंग डिक्लेरेशन अपार्ट फ्रॉम ऑफिशियल, उससे जितनी बार हम डाइंग डिक्लेरेशन लेंगे क्या हर बार वो स्टेटमेंट सेम आएगा। And that the statement had been at the earliest opportunity that was not result of tutoring by interested parties, और क्या ये क्लियर है कि हमने पहली बार पहला स्टेटमेंट जो निकला है वही ये है डाइंग डिक्लेरेशन में जो दिया जा रहा है और इंटरेस्टेड पार्टीज ने उसको ट्यूटर नहीं किया है। ये सब बहुत ध्यान है रखने की बात है कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा केस राम बिहारी यादव स्टेट ऑफ बिहार का केस रेफर किया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में हो, जरूरी नहीं है। अगर वो नहीं है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में तो भी वो इम्पैक्ट नहीं डालता है उसकी एडमिसिबिलिटी और प्रोबेटिव वैल्यू पे। जनरली डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स, बट अगर वो एलैबोरेट नहीं है और उसमें सिर्फ कुछ सेंटेंसेस हैं और एक्चुअल वर्ड्स है मेकर के, तो मियर फैक्ट कि अगर वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं है ये ग्राउंड नहीं हो सकता अनएक्सेप्टेबिलिटी के लिए और नॉट रिलायबिलिटी के लिए। ठीक है, जरूरी नहीं है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हो तो बढ़िया बढ़िया बात है, बिल्कुल होना चाहिए, एक अच्छे से फॉर्मेट समझ में आता है, लेकिन अगर नहीं है एलैबोरेटिव तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ सेंटेंसेस हैं, ओरिजिनल स्टेटमेंट है मेकर का, उसने अपने एक्चुअल वर्ड्स बोले हैं, तो सिर्फ क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं है ये सोल बेसिस नहीं हो सकता डाइंग डिक्लेरेशन को रिजेक्ट करने के लिए। इन इट्स जजमेंट कोर्ट कहती है फर्दर कि हाई कोर्ट ने इनकरेक्टली ऑब्जर्व किया है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान जो डॉक्टर आर के पांडे थे उन्होंने कहा कि वो दूसरे पेशेंट को एडजेसेंट रूम में एग्जामिन कर रहे थे जब विक्टिम का डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हो रहा था। हाई कोर्ट को ये लग रहा है कि एडजेसेंट रूम में थे डॉक्टर आर के पांडे, जबकि डॉक्टर आर के पांडे सेम रूम में थे, एडजेसेंट पेशेंट के पास थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके सामने ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है। जो क्रॉस एग्जामिनेशन का जो रिकॉर्ड था वो इंडिकेट करता है कि आर के पांडे ने ये कहा था कि वो पेशेंट को एग्जामिन कर रहे थे एडजेसेंट टेबल पे। ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन में ये उन्होंने कहा है। अब क्योंकि हाईकोर्ट ने पहली बार में मिस इंटरप्रेट कर लिया तो सेकेंड टाइम में जब आर के पांडे की बात समझ में आई तो क्या माना गया कि ये तो गलत बोल रहे हैं, ना कि एडजेसेंट रूम में थे, जो कि हाईकोर्ट ने कहा। हाईकोर्ट ने मिस्टेकनली रिलाई कर लिया इस फैक्ट पे कि विक्टिम का जो स्टेटमेंट है वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना जा सकता। कोर्ट का कहना था कि जो आर के पांडे का आंसर है टू द क्वेश्चन ही वाज आस्क्ड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन वो ये क्लियर करता है कि डाइंग डिक्लेरेशन को आप रिजेक्ट सिर्फ इस ग्राउंड पे नहीं कर सकते कि वो अनदर रूम में थे जब इसको रिकॉर्ड किया गया। He was evidently in the same room and the dying declaration was recorded by लल्लन प्रसाद in his presence। लल्लन प्रसाद कौन थे? ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे। जैसा कि मैंने कहा इस केस में मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड नहीं किया था, पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड किया था और इसीलिए उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा कि क्या कोई और कर सकता है। दूसरा सवाल ये बन रहा था कि आर के पांडे जब उस रूम में नहीं थे, मेडिकल ऑफिसर उस रूम में नहीं थे, उनके सामने नहीं हो रहा था, तो उसकी रिलायबिलिटी क्या है। कोर्ट ने कहा अगर हाईकोर्ट ने यहाँ मिस्टेकनली समझा भी है कि वो एडजेसेंट रूम में थे तो भी ये गलत है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इस बेसिस पर कि कोई बगल वाले कमरे में था आप उनके रिकॉर्ड को गलत नहीं मान सकते, डाइंग डिक्लेरेशन को आप गलत नहीं मान सकते हो। ठीक है, वो माना जाएगा, उसको ट्रीट किया जाएगा एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। इस तरीके से दोनों लल्लन प्रसाद एंड डॉक्टर आर के पांडे ने दे हैव अटेस्टेड टू दिस फैक्ट ड्यूरिंग देयर एग्जामिनेशन। ठीक है, नाउ डॉक्टर आर के पांडे वाज आल्सो सैटिस्फाइड कि जो डिसीज थी शी वाज फिजिकली एंड मेंटली फिट टू मेक अ स्टेटमेंट एंड सर्टिफाइड द सेम इन राइटिंग। डॉक्टर आर के पांडे ने इस चीज को क्लियर किया कि जब वो डाइंग डिक्लेरेशन दे रही थी डिसीज तो वो फिजिकली और मेंटली फिट थी ये स्टेटमेंट देने के लिए और उसने सर्टिफाई भी किया है। हाँ, एंड सर्टिफाइड उन्होंने किया, डॉक्टर आर के पांडे ने किया सेम इन राइटिंग। नाउ डाइंग डिक्लेरेशन वाज रिकॉर्डेड इन द विक्टिम्स वर्ड, ठीक है, एंड रीड आउट टू हर। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं हुआ था, विक्टिम ने जो जो कहा वो नोट डाउन किया गया और उसको पढ़ के सुनाया गया। आफ्टर विच उसने क्या किया, साइन कर दिया। सो वी हैव नो रीजन टू बिलीव, सुप्रीम कोर्ट कह रही है हमारे पास कोई भी रीजन नहीं है ये बिलीव करने का कि स्टेटमेंट जो था इट वाज अ रिजल्ट ऑफ ट्यूटरिंग, उसको सिखाया पढ़ाया गया था, ये कहीं से भी नहीं लग रहा है। और दैट डिसीज वाज इनकेपेबल ऑफ मेकिंग अ स्टेटमेंट, ये भी कहीं से भी पता नहीं चल रहा है क्योंकि डॉक्टर आर के पांडे ने सर्टिफाई किया है
कि डिसीज वॉज फिजिकली एंड मेंटली फिट. Nothing on the record indicate that there was any enmity between the deceased and the respondent. इन दोनों के बीच में कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई भी इंडिकेशन ऐसा नहीं मिलता है which would lead the deceased to narrate an untrue account of events and falsely implicate the respondent. इन दोनों के बीच में पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी तरह का रिलेशन नहीं देखा गया जिसके चलते ऐसा लगे कि उसने झूठ बोला है, जिससे ऐसा लगे कि डिसीज को पढ़ाया गया है या फिर वो खुद इम्प्लीकेट कर रही है फॉल्स स्टेटमेंट उस रिस्पोंडेंट को लेके. अब अगर हम बात करें दूसरे इशू की, ठीक है, सेकेंड इशू की हम बात करें कि क्या प्रोसिक्यूशन एस्टैब्लिश कर पाया है केस को बाय प्रूविंग बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट. इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट ने कहा डेफिनेटली प्रोसिक्यूशन ने प्रूव किया है. कैसे किया है? डाइंग डिक्लेरेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रूव है जो क्लियर कर रहा है कि रिस्पोंडेंट ने रेप किया था डिसीज का बाय पोरिंग कैरोसिन ऑन हर एंड सेट हर ऑन फायर. कॉज ऑफ डेथ क्या था? सेप्टिशीमिया था. अब समझना, क्रोनोलॉजी यहाँ पे कोर्ट ने समझाने की कोशिश करी है कि प्रोसिक्यूशन ने क्लियरली बता दिया है. प्रोसिक्यूशन ने आपको कारण बता दिया कि उसका पहले रेप किया गया, देन उसके ऊपर केरोसिन डाल के उसको आग लगा दी गई. कॉज ऑफ डेथ सेप्टिशीमिया है जो अकर हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ बर्न इंजरी. विक्टिम की जो डेथ हुई है ये डायरेक्ट रिजल्ट है ऑफ द इंजरीज जो रिस्पोंडेंट की वजह से हुई. एंड रिकॉर्ड पर कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जो रीजनेबल डाउट डालता हो रिस्पोंडेंट की गिल्ट को लेके. लर्नेड काउंसिल जो रिस्पोंडेंट के थे उन्होंने कहा कि मेडिकल बोर्ड को तो कोई एविडेंस रेप का नहीं मिल रहा है और रिस्पोंडेंट इसीलिए गिल्टी नहीं होगा. रिपोर्ट जो मेडिकल बोर्ड ने प्रिपेयर करी है वो तो कह रही है कि पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरकोर्स कुड नॉट बी रूल्ड आउट ऑल्दो नो डेफिनेट ओपिनियन कुड बी गिवन इन दिस रिगार्ड. कोर्ट ने कहा अगर इंटरकोर्स हुआ है तो जस्ट ये नहीं साबित करता है कि यहाँ पर रेप हुआ है, ठीक है, कोई डेफिनेट ओपिनियन इसके रिगार्ड में नहीं समअप हो पा रहा है. लैक ऑफ मेडिकल एविडेंस जो है कमीशन ऑफ रेप को लेके, इसको हम ये नहीं समझ सकते कि नो रेप वाज कमिटेड ऑन द डिसीज. सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है? अगर मेडिकल एविडेंस की कुछ कमियां देखी जा रही हैं कमीशन ऑफ रेप को लेके तो उससे ये साबित नहीं होता कि रेप कमिट नहीं किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए अपनी कंप्लीट जस्टिस की पावर को एक्सरसाइज किया और हाई कोर्ट के डिसीजन को सेट असाइड कर दिया. हाई कोर्ट के डिसीजन को सेट असाइड किया क्योंकि हाई कोर्ट ने एक्विटल दे दिया था, तो उनके एक्विटल के डिसीजन को सेट असाइड किया एंड रीस्टोर कर दिया सेशन कोर्ट के जजमेंट को टू प्रिवेंट द मिसकैरेज ऑफ जस्टिस बाय कन्विक्टिंग द रिस्पोंडेंट. रिस्पोंडेंट्स को कन्विक्ट किया कौन से ऑफेंसेस के चलते? 302 मर्डर, 341 wrongful restraint, 376 रेप, 448 criminal trespass, sentencing the respondent to rigorous imprisonment for life, वही सेम जो 302 के लिए rigorous imprisonment for life था एंड 376 के लिए rigorous imprisonment for 10 years, जहां पे कहा गया कि इनको साथ साथ चलाया जाएगा. अब ये तो हो गया मेन आपका जो विक्टिम का रेप हुआ उसके चलते जो कुछ भी कहा गया ये सारी चीजें बता दी गई. रिगार्डिंग डाइंग डिक्लेरेशन हो गई सारी बात. लेकिन आज का जो हमारा पॉइंट है, हमारा आज का डिस्कशन का पॉइंट है टू फिंगर टेस्ट. ठीक है, तो आखिर टू फिंगर टेस्ट की बात क्या हो रही है? स्टार्टिंग में मैंने कहा कि टू फिंगर टेस्ट किया गया जिससे ये पता चला कि हाँ भाई रेप हो सकता है. ठीक, अब इसको लेके कोर्ट ने क्या कहा? विक्टिम को एग्जामिन करते टाइम मेडिकल बोर्ड ने कंडक्ट किया जिसको हम टू फिंगर टेस्ट के नाम से जानते हैं, ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या शी वाज हैबिचुएटेड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स. टू फिंगर टेस्ट ये करने के लिए जाना जाता है, ये किया जाता है टू नो कि वेदर द पर्सन इज सेक्सुअली एक्टिव और नॉट. ठीक है, तो यहाँ पर जो टू फिंगर टेस्ट किया गया तो ये डिटरमाइन करने के लिए किया गया कि क्या वो हैबिचुएटेड थी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए या फिर फॉर द फर्स्ट टाइम ये हुआ था जिसके चलते वो रेप का लगाया जा रहा है चार्जेस. ठीक है, कोर्ट ने टाइम एंड अगेन डेप्रिकेट करा है, कोर्ट ने हमेशा इसकी निंदा करी है इस टेस्ट को यूज करने के लिए. कोर्ट ने कहा है रेप और सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में इन टेस्ट का यूज नहीं किया जाना चाहिए. ये जो सो कॉल्ड टेस्ट है इसका कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है और ना ही ये एलिगेशन ऑफ रेप को प्रूव करता है और ना ही डिसप्रूव करता है. ये न्यूट्रल है. जस्ट बिकॉज अगर कोई किसी का टू फिंगर टेस्ट वाला अगर वो उसमें टू फिंगर टेस्ट मतलब पॉजिटिव अगर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन सेक्सुअली एक्टिव है. नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है. ये कोई साइंटिफिक बेसिस लेट डाउन नहीं करता है और ना ही वो रेप के एलिगेशंस को प्रूव या डिसप्रूव करता है. ठीक है, नाउ क्यों? क्योंकि अगर सेक्सुअली एक्टिव कोई पर्सन है भी दैट डजंट अमाउंट टू कि उसका रेप नहीं हो सकता. इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर्सन का रेप नहीं होगा, उस पर्सन का भी रेप हो सकता है.
इट इंस्टेड क्या करता है, रीविक्टिमाइज करता है। फिर से आप उसको विक्टिमाइज करते हो, आप फिर से ट्रॉमेटाइज करते हो उस वुमेन को जो सेक्सुअली असॉल्ट करी गई है, एंड आप उसकी डिग्निटी पर प्रश्न उठाते हो, आप उसकी डिग्निटी पे सवाल खड़ा करते हो। जो 2 फिंगर टेस्ट या प्री वेजिनम टेस्ट है, इट मस्ट नॉट बी कंडक्टेड, ये कंडक्ट नहीं होना चाहिए। कोर्ट इसकी निंदा करती है। कोर्ट ने यहाँ पर लिल्लू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 के केस को रेफर किया, जिसमें कोर्ट ने कहा था 2013 में कोर्ट ने कहा था कि 2 फिंगर टेस्ट वायलेट करता है राइट टू प्राइवेसी को, इंटीग्रिटी को और डिग्निटी को। ऑब्वियसली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अगेन एंड अगेन आर्टिकल 21, तो यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी, डिग्निटी और इंटीग्रिटी आती है, और आप 2 फिंगर टेस्ट करके उसकी इन तीनों चीजों पर चोट कर रहे हैं। ठीक, रेप सर्वाइवर्स जो हैं, दे आर इंटाइटल्ड टू लीगल रिकॉर्ड्स। रेप सर्वाइवर्स का भी मुद्दा बनता है कि उनको लीगल रेमेडी मिले, उनका भी हक बनता है, जो कि उनको रीट्रॉमेटाइज ना करे, ना कि उनके फिजिकल या मेंटल इंटीग्रिटी, डिग्निटी को वायलेट करे। उनको भी मेडिकल प्रोसीजर उनके साथ होना चाहिए, लेकिन उस मैनर में जिसके चलते वो कंसेंट दें, जिसके चलते उनकी डिग्निटी पर प्रश्न ना उठे। मेडिकल प्रोसीजर इस तरीके से कैरी आउट नहीं होना चाहिए जो कि क्रूएल है, इनह्यूमन है और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट है। ऑल्सो हेल्थ शुड बी ऑफ पैरामाउंट कंसिडरेशन व्हाइल डीलिंग विद जेंडर बेस्ड वायलेंस। अब जेंडर बेस्ड वायलेंस, यहाँ पर आप मेन के केस में तो कोई 2 फिंगर टेस्ट नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस ये हेल्थ पैरामाउंट कंसिडरेशन होता है जेंडर बेस्ड वायलेंस को ध्यान में रखते हुए। स्टेट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन कि वो ऐसी सर्विसेज बनाए जो अवेलेबल हो सेक्सुअल वायलेंस के सर्वाइवर्स के लिए। प्रॉपर मेजर टेकअप किए जाने चाहिए उनकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए, एंड कोई भी आर्बिट्रेरी और अनलॉफुल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए प्राइवेसी में। कोर्ट ने बहुत क्लियर कट कहा था 2013 में। नाउ इन व्यू ऑफ द अबव, अनडाउटेडली कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का, कि जो 2 फिंगर टेस्ट है और उसका इंटरप्रिटेशन है वो वायलेट करता है राइट ऑफ रेप सर्वाइवर्स को टू प्राइवेसी, फिजिकल एंड मेंटल इंटीग्रिटी एंड डिग्निटी। कोर्ट ने क्लियरली ये बोल दिया। नाउ इस पे फर्दर बोलते हुए और थोड़ा एड ऑन करते हुए कोर्ट क्या कहती है कि वेदर व्हेन अ वुमन इज हैबिचुएटेड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स और नॉट, ठीक है, और हैबिचुअल टू सेक्सुअल इंटरकोर्स, हैबिचुएटेड थी या हैबिचुअल है, ये इररेलेवेंट है। पहले हुआ करती थी, अभी है, ये बिल्कुल इररेलेवेंट है ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या 375 के इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो रहे हैं, प्रेजेंट हैं। भाई अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए हैबिचुएटेड है तो वो अपनी मर्जी से है। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि किसी प्रोस्टिट्यूशन का रेप नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? वो अगर अपने प्रोफेशन में इन्वॉल्व है तो वो अपने कंसेंट से है। अगर वो किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हो रही है तो अपनी कंसेंट से हो रही है, अपनी मर्जी से हो रही है। बट जहां पर उसकी मर्जी के बिना चीजें हो रही हैं वो रेप है, क्योंकि रेप में सबसे बड़ा आपका एलिमेंट आता है कंसेंट का। इसीलिए जो सो कॉल्ड टेस्ट है वो इनकरेक्ट एजम्पशन पे चलता है, इनकरेक्ट एजम्पशन पे चलता है कि जो सेक्सुअली एक्टिव वुमेन है उसको रेप नहीं किया जा सकता। ये कहाँ की अकल है? ये कौन सा लॉजिक कहता है कि जो सेक्सुअली एक्टिव वुमेन है उसका रेप नहीं हो सकता, सिर्फ वर्जिन लोगों का रेप हो सकता है? ये तो बिल्कुल बेकार बात है। तो इस तरीके से तो ओल्ड एज वुमेन का, मैरिड वुमेन का कभी रेप हो ही नहीं सकता। ठीक, तो ये बिल्कुल गलत है। नथिंग कुड बी फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ। ऑफ वुमेन की जो सेक्सुअल हिस्ट्री है वो पूरी तरीके से इमटेरियल होती है ये बताने के लिए कि क्या एक्यूज ने उसका रेप किया है। फर्दर जो प्रोबेटिव वैल्यू है वुमेन की टेस्टिमनी की, वो उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करती। भले वो सेक्सुअली एक्टिव थी, सेक्सुअल इंटरकोर्स की हैबिचुएटेड थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए रिलेटेड टू प्रोबेटिव वैल्यू ऑफ जो भी आपका यहाँ पे मामला रेप का चल रहा है। ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है, सेक्सिस्ट है टू सजेस्ट कि वुमेन को बिलीव नहीं किया जा सकता जब वो ये कहती है कि शी वाज रेप मेयरली फॉर द रीजन कि वो सेक्सुअली एक्टिव है। क्योंकि हम पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं तो लोगों का यहाँ पे अलग अलग कहना है। लेकिन इसी को दूर करने के लिए, ऐसे असम्पशंस को खत्म करने के लिए लेजिस्लेचर ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 के थ्रू इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 53A इंसर्ट किया था, जिसमें कहा गया कि जो विक्टिम का कैरेक्टर का जो एविडेंस आप लेके आते हो या उसके प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस की बात करते हो वो रेलेवेंट नहीं माना जाएगा जब कंसेंट या क्वालिटी ऑफ कंसेंट की हम बात करेंगे। जब भी सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात करी जाएगी जहां पे कंसेंट मेन फैक्टर होता है, कभी भी उस पर सवाल नहीं उठेगा अगर वो बंदी का कोई प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस है। अगर उसका कैरेक्टर लूज है या कुछ भी है तो आप उस बेसिस पर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उसका रेप नहीं हुआ है। Although 2 finger test इस केस में कंडक्ट हुआ था, in this case was conducted over a decade ago, it is a regrettable fact that it continues to be conducted even today। ठीक है, इन केसेस में 2 फिंगर टेस्ट होते हैं, सालों से होते आ रहे हैं, लेकिन आज भी हो रहा है, ये गलत है।
कोर्ट ने इसको ध्यान में रखते हुए यूनियन गवर्नमेंट को एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि भाई आप इंश्योर करिए जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो गाइडलाइंस बनाए और वो गाइडलाइंस सर्कुलेट करी जाए गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में कि 2 फिंगर टेस्ट कंडक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, वर्कशॉप्स कंडक्ट करी जाए हेल्थ प्रोवाइडर्स के लिए। कम्युनिकेट करना मेन यहाँ पर मोटिव है एप्रोप्रिएट प्रोसीजर को, जो कि अडॉप्ट किया जाएगा जब सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और रेप का एग्जामिनेशन होगा। उनका जब एग्जामिनेशन हो तो अप्रोप्रिएट प्रोसीजर यहाँ पर अडॉप्ट किया जाए और हेल्थ प्रोवाइडर्स को बताएंगे कि यहाँ पर 2 फिंगर टेस्ट कंडक्ट नहीं होगा। करिकुलम को रिव्यू किया जाए मेडिकल स्कूल्स में विद अ व्यू टू इंश्योर कि जो 2 फिंगर टेस्ट है और पर वैजिनम एग्जामिनेशन है ये प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है एज वन ऑफ द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड व्हाइल एग्जामिनिंग द सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड रेप। उनको ये बताया जाए, मेडिकल स्कूल में करिकुलम को चेंज करके ये बताया जाए कि सेक्सुअल असॉल्ट और रेप के सर्वाइवर्स को एग्जामिन करने के लिए आप 2 फिंगर टेस्ट को अडॉप्ट नहीं करोगे, आप पर वैजिनम एग्जामिनेशन को प्रिस्क्राइब नहीं करोगे डेफिनेटली। तो कोई भी पर्सन, कोर्ट ने क्लियरली कहा, कोई भी पर्सन जो 2 फिंगर टेस्ट कंडक्ट करेगा या पर वैजिनम एग्जामिनेशन करेगा वो इन कंट्रावेंशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट ये जो डायरेक्शन दे रही है अगर इसके खिलाफ जाके ये काम होता है तो ही और शी शैल बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट के चलते उनको गिल्टी ठहराया जाएगा। तो कोर्ट ने इस केस के थ्रू फिर से एक बार 2 फिंगर टेस्ट के लिए क्लियरली बोल दिया एंड साथ में कुछ गाइडलाइंस भी इंश्योर करी कि इसके चलते यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ध्यान रखना है कि वो इस तरीके के मतलब इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वो कैसे जागरूकता बढ़ा सकते हैं लोगों में कि भाई आप रेप के लिए जब मेडिकल एग्जामिनेशन रेप सर्वाइवर का करें तो आप 2 फिंगर टेस्ट और पर वैजिनम एग्जामिनेशन के प्रोसीजर को प्रिस्क्राइब ना करें। क्यों? क्योंकि ये उसकी प्राइवेसी पर, उसकी डिग्निटी पर चोट है, ये उसको फिर से विक्टिमाइज करती है, उसको फिर से ट्रॉमेटाइज करती है जो इंसिडेंट उसके साथ हो चुका है। अगर कोई पर्सन क्योंकि 2 फिंगर अगर टेस्ट एडमिट हो रहा है दैट डजंट मीन कि वो सेक्सुअली एक्टिव है। अगर वो सेक्सुअली एक्टिव है भी तो ये कहीं से भी क्लियर नहीं होता इस मुद्दे से कि भाई उसका रेप नहीं हुआ है। इस चीज़ को बदलना होगा। जब कानून लाया जा रहा है, जब जुडिशरी बार बार कह रही है तो सोसाइटी में लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि समय के अनुसार चीज़ें बदलती हैं और आपको अपनी सोच को बढ़ाना होगा। ये लॉ है, ये जुडिशरी है जो हमारे दिमाग को ओपन करती है क्योंकि लॉ ही है जो सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। तो आपको इसको समझना है और आपको रियलिटी में अपने माइंडसेट को चेंज करके इम्प्लीमेंट करना है। सो अगर ये वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।